जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं विनायक सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। चलिए आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर आपका 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको लेक्चर 1 में आवेश के गुण के बारे में भी बता दिए थे, लेकिन हम सोचे थे कि चलिए इस वीडियो में भी आवेश के गुणों के बारे में आपको बता दिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ाई आप लोग मन से करते रहिए, हम आपके साथ बने हुए हैं। आपको जो है कदम से कदम मिलाकर मंजिल तक आपको हम पहुंचा देंगे, है ना। चलिए, आवेश का गुण निम्नलिखित है: आकर्षण, प्रतिकर्षण, आवेश का योज्यता, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण। अब आपका ये प्रश्न होगा कि भैया इस सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा बउआ, है ना, ध्यान दीजिएगा तो ही काम चलेगा बउआ। आवेश का क्वांटमीकरण पूछा जाता है बउआ, याद रखिएगा। आवेश का संरक्षण सिद्धांत पूछा जाता है, 100% पूछेगा तो पूछेगा, याद रखना मेरे भाई। उठाकर देख लो क्वेश्चन बैंक, है ना। यूं ही मत पढ़ते रहो, है ना। कम से कम अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो एक आपका ये होनी चाहिए कि क्या चीज पढ़ना चाहिए। कौन सा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनता है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता मेरे भाई, है ना। देखिए जाके आवेश का संरक्षण सिद्धांत पूछा गया है, लेकिन आपसे ये दोनों नहीं पूछेगा। आपसे आकर्षण, प्रतिकर्षण, आवेश का योज्यता का नियम आपसे जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछेगा, आवेश का क्वांटमीकरण पूछेगा। तो प्यारे बच्चों क्या बता दें, चलिए बताते हैं। देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है प्यारे बच्चों, बेहतरीन से समझिए। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन समझना आपका कर्तव्य है और समझाना मेरा कर्तव्य है ना। आप समझिए, हम समझाएंगे। समझिएगा, ऐसा समझाएंगे कि कहने मतलब आपके बाल बच्चे भी आपसे सीख लेंगे और आप सिखा भी दीजिएगा। सीखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या लड़का और लड़का में क्या प्रतिकर्षण, क्या आकर्षण होता है? लड़का और लड़का में क्या आकर्षण होता है? क्या लवेरिया बीमारी धरता है लड़का लड़का? ध्यान दीजिएगा जो हम कह रहे हैं ना, हंसी मजाक में मत लीजिएगा मेरी बातों को समझने के लिए हम बात को आपको सिखा रहे हैं, समझिएगा। मान लिया जाए कि एक जो है, चलिए इसको हम मिटा दे बउआ, थोड़ा सा चलिए यहीं पे समझा देते हैं। मान लिया जाए कि ये, चलिए समझाते हैं। मान लीजिए कि राम है, ये क्या कौन है? राम। और ये मान लीजिए श्याम है, ये राम है, ये श्याम है। राम को प्लस का, ये प्लस को है ना, लड़का को प्लस से दर्शाते हैं, लड़का को प्लस से दर्शाते हैं। समझिएगा प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या ये लड़का, इस लड़का में क्या आकर्षण होगा? आकर्षण होगा। क्या ये मार्कर, मान लीजिए कि ये मार्कर ब्लैक मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, और मान लीजिए कि ये भी ब्लैक मार्कर है। क्या ब्लैक मार्कर में क्या आकर्षण होगा? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, आकर्षण होगा? नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बल्कि प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब यह है कि लड़का और लड़का में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, लवेरिया बीमारी नहीं धरेगा। लेकिन याद रखिएगा, लड़का जैसे कोई लड़का जैसे किसी लड़की को देखता है, जैसे कोई लड़का जब किसी लड़की को देखता है तो आकर्षण हो जाता है, बीमारी धर लेता है ना, लवेरिया बीमारी धर लेता है, इसके मोहब्बत हो जाता है, इसके मोहब्बत हो जाता है, हैंड मैन नैन सब धर लेता है ना। तो कैसे क्या होता है? तो उन दोनों के बीच क्या होता है? कौन सा अट्रैक्शन होता है? तो आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। और लड़का लड़का के बीच में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब यह है, लड़का और लड़का क्या हुआ? प्लस, लड़का और लड़का को क्या चीज से दर्शाते हैं? तो प्लस और प्लस से दर्शाते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि समान आवेश के कारण क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत आवेश के कारण क्या होता है? विपरीत आवेश मतलब प्लस मतलब लड़का, प्लस मतलब समझिएगा, प्लस मतलब लड़का, और माइनस मतलब समझ लीजिए लड़की, माइनस मतलब समझिए लड़की। तो प्लस और माइनस, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। लड़का और लड़की के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ही लवेरिया बीमारी धरता है। प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं। आपको समझ भी आ गया होगा, बोर्ड एग्जाम आपसे जल्दी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास कीजिए, हम तो हम समझाते रहेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
चलिए अगला प्रश्न आपका है आवेश का योज्यता। आवेश का योज्यता मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आवेश को जोड़ने का जो होता है, आवेश को जोड़ने की ही क्रिया को क्या कहते हैं, तो आवेश का योज्यता कहते हैं। जैसे देखिए कहने मतलब यह -3 आवेश, -3 आवेश, -4 आवेश, -5 आवेश, -3 + 4 + 5, यानी कि इस सभी को आवेशों को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आवेश का योज्यता का नियम कहते हैं। इसमें कोई जान नहीं प्यारे बच्चों, फालतू का बहस मत किया जाए सब चीज़ों में, है ना। जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में उसी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाएगा। और बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, ठीक है, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी कराते जाएंगे तो कि आपको सहूलियत होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों उसके बाद आपका है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों को भेज सकते हैं, ना कि आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों समझिएगा, आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करते रहिएगा। चलिए यहीं पर समझाते हैं, देखिएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत। देखिए कहने मतलब यह है कि मान लिया जाए कि इस पर जो है माइनस आवेश है, इस पर मान लीजिए कि माइनस आवेश है, इस पर मान लीजिए प्लस आवेश है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच क्या करेंगे, तार लगाकर हम क्या कर सकते हैं, तो आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस प्लस आवेश को, इस प्लस चार्ज को यहां भेजने के लिए, इस वस्तु में भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी तार को लाना पड़ेगा और तार को वहां पे सेट करना पड़ेगा और वहां से क्या करेंगे, आवेशों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हैं, ना कि आवेशों को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों को भेज सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं आप और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप भेज सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण मतलब यह होता है प्यारे बच्चों, जब आवेश का मान निश्चित तथा न्यूनतम का पूर्ण गुणन होता है उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह होता है आवेश का क्वांटीकरण यह होता है प्यारे बच्चों कि आवेश का जो मान होना चाहिए वो पूर्ण गुणन होना चाहिए, ना ही बटे में होना चाहिए, ना ही दशमलव में होना चाहिए, ना ही जो वर्गमूल में होना चाहिए, ना ही घनमूल में होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आवेश का क्वांटीकरण उसे कहते हैं जो कि संख्या को पूर्ण दिखाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, जब आवेश का मान निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणन होता है उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहेंगे, तो आवेश का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना तो संख्या दशमलव में होनी चाहिए, ना ही वर्गमूल में होना चाहिए, ना ही घनमूल में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है 9, 10, 15, 100, 200 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या, ये सब क्या है, तो पूर्ण संख्या है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और दशमलव में नहीं, जैसे देखिए 1 जैसे आप लिखिएगा √9, ये सब आवेश का क्वांटीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट लग गया है। 10.1 ये आवेश का क्वांटीकरण नहीं है। 200.5 ये सब आवेश का क्वांटीकरण नहीं है ना। कहने का मतलब यह है आवेश का क्वांटीकरण उसी को कहेंगे जो निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा, उसी को आवेश का क्वांटीकरण कहेंगे। प्यारे बच्चों बहुत सारा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। चलिए आपको सारा प्रश्न कराएंगे, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, थोड़ा सा इसको समाप्त कर ले दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव थोड़ा करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण होगा, उसके बाद है कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य। कहने मतलब है कूलाम के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कूलाम होता है क्या है, कूलाम जो है किन किन जगहों पे लगता है ना। चलिए याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों।
कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य यह होता है, यह नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। याद रखिएगा, कूलाम का नियम जो होता है वो नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो कौन सा बल नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है? तो कूलाम का बल जो होता है वो नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है और कूलाम बल जो होता है वो केवल बिंदुवत आवेशों के बीच लागू होता है। कूलाम बल जो होता है वो केवल बिंदुवत आवेशों के बीच लागू होता है। कूलाम बल जो होता है वह संरक्षी बल होता है। कूलाम बल कैसा बल होता है? तो कूलाम बल जो होता है वह संरक्षी बल होता है। प्यारे बच्चों, आपको डेरिवेशन भी करा दिया जाएगा लास्ट में, है ना। चैप्टर समाप्त होते होते सारा चीज आपको करा देंगे, ठीक है, बखिए मत, आराम से अभी आराम से पढ़ते रहिए। डेरिवेशन भी बता देंगे, न्यूमेरिकल भी बता देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे। चलिए, आप कूलाम बल कैसा होता है? तो कूलाम बल संरक्षी बल होता है। आपको नहीं दिख रहा होगा, हमको मालूम है, कंप्यूटर में वहां से आप देखते रहिए, ठीक है। वीडियो किसी प्रकार की परेशानियां बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, आप बैठे मत रहिए, देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। कैमरा पे भी फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, कूलाम बल देख लीजिए, लैपटॉप में सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, देख लीजिए। कूलाम बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है। कूलाम बल जो है, कूलाम बल आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। याद रखिएगा, कूलाम बल जो होता है आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है। कहने का मतलब यह है, कूलाम बल के द्वारा क्या होता है? तो आकर्षण भी होगा, दो बिंदुओं के बीच जो होता है आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, दो कूलाम बल के बीच, है ना। चलिए, उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे कूलाम बल के बारे में समझ लीजिए। आप समझेंगे कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच कुछ जो है बारे में समझेंगे। तो कूलाम बल जो होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के बीच लागू होता है, अंतर समझेंगे। कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच जो है कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बीच के जो है अंतर देखेंगे। तो कूलाम बल जो होता है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के बीच लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है केवल आकर्षण बल के बीच लगता है। याद रखिएगा, कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है केवल आकर्षण बल के बीच लगता है। लेकिन कूलाम बल जो होता है दोनों के बीच लगता है। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट करके भगवान लिख लीजिए, है ना, कॉपी में कहीं पे एक साइड लिख लीजिए। एक साइड में लिखिए कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात कितना होता है? तो 10⁻⁻42 होता है बउआ। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद कूलाम के नियम को परिभाषित करें। कूलाम के नियमों को परिभाषित करें। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम समझाते हैं, है ना। चलिए 1 मिनट, चलिए समझाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसको अभी आपको कूलाम के बारे में जो समझाएंगे इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बउआ। चलिए समझिएगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझिएगा बउआ, बहुत बढ़िया से समझिएगा। कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है। पहला नंबर पूछेगा कूलाम के नियम का परिभाषा तथा व्याख्या करें। कूलाम के नियमों को भी लिखें और उसको व्याख्या भी करें। याद रखिएगा, आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच, यहाँ पे होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के बीच के परिमाण के, देखिए यहाँ पे लगता है गलत लिखा ही गया है ना, नहीं मिट गया लगता है। चलिए याद रखिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण, चलिए समझिएगा। कूलाम देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कितना आवेश के बीच बल लगेगा अभी उस समय अभी बताए थे ना, अभी भी आपको हम बताए थे कूलाम बल जब भी लगता है दो बिंदुवत आवेशों के बीच ही कूलाम बल लगता है। और कूलाम बल जो होता है वो संरक्षित बल होता है, यह हम आपको बता दिए हैं। याद रखिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
ठीक है, यहाँ पे उन आवेशों के परिमाण, उन आवेशों के परिमाण, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को कूलाम के नियम कहते हैं। समझिएगा, कूलाम बल जो होता है वो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है। देखिए यहाँ पे बहुआ फोकस यहाँ पे है ना, इधर उधर चटियाइए मत, ठीक है, चटियाना है तो इधर चटियाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पहला बिंदु है, इसको मान लीजिए Q1 आवेश, Q1 मान लीजिए Q1 आवेश, इसको मान लीजिए Q1 आवेश, ये आपका Q2 आवेश, ठीक है, Q1 आवेश, ये आपका ये हो गया आपका Q2 आवेश। लेकिन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच, ये कितना आवेश है, दो आवेश हो गया। एक का नाम रख दें Q1 आवेश, एक का नाम है Q2 आवेश। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कहने का मतलब यह है कि ये आवेश, समझिएगा बउआ, ये क्वेश्चन आपको हम बहुत बेहतरीन से समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दो आवेशों के बीच, ये Q1 आवेश और Q2 आवेश, Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच लगने वाला बल के परिमाण के क्या होता है, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, अनुक्रमानुपाती, कहने मतलब यह है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के परिमाण के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझिए, समझ आ गया, नहीं आया फिर से फिर समझाएंगे, फिर समझिए। दो आवेशों के बीच, दो आवेश कौन कौन है, Q1 आवेश और Q2 आवेश। तो Q1 आवेश, बोलिए मेरे साथ बोलते रहिए। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी को r मान लीजिए, बीच की दूरी को r मानिए, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कूलाम के नियम कहते हैं। फिर समझ नहीं आएगा, फिर समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। दो आवेशों के बीच, ये आपको लास्ट बार समझाएंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच, Q1 और Q2 बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को कूलाम के नियम कहते हैं, उसी को कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको प्रूव करना है, इसको मतलब इसको जो है, चलिए इसको बताते हैं, अभी तुरंत बताएंगे, यहीं पे आपको हम बता देते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर, दो आवेश बनाएंगे, इतना बड़ा आवेश नहीं, बीच में आवेश देते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया Q1 आवेश। बहुआ आपके एग्जाम में जो है परिभाषा भी लिखने के लिए कहेगा और जो है व्यंजक भी प्राप्त करने की, प्रूव करने के लिए भी बताएगा, फॉर्मूला को कहेगा प्रूव कीजिए। तो ये क्या है, Q1 आवेश और Q2 आवेश, और बीच में क्या है, बीच में आपका R लेते हैं, R है ना, R बीच में आपका R होता है। देखिए समझिएगा, यदि Q1 तथा Q2 आवेश, दो आवेश जिनके बीच की दूरी R तथा इनके बीच लगने वाला बल F हो, तो ये कहने मतलब यह है, यदि Q1 तथा यदि दो आवेश, यदि लिखिएगा, यदि दो आवेश, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, यदि दो आवेश, यदि दो बिंदुवत आवेश, यदि दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता तथा उनके बीच लगने वाला बल F है। चलिए इतना लिख लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा F समानुपाती Q1 Q2, इनकी F हो गया, बल हो गया Q1 और Q2। बल किसके बीच लग रहा है? बल जो है किन किन आवेशों के बीच लग रहा है? Q1 और Q2 आवेश के बीच लग रहा है, लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए F समानुपाती 1/r²। कहने मतलब यह है कि F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r², यानी कि बल जो है किन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के बीच लग रहा है, तो 1/r²। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। उसके बाद लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पे F और F कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। F कॉमन हो गया, F समानुपाती लिखिएगा Q1 Q2, इसको गुना जब कीजिएगा 1/r²। देखिए आपको एकदम नूनू बाबू ने सिखाएंगे, नूनू बाबू नियर, है ना? आपको एकदम नूनू बाबू ने सिखाएंगे, बहुआ, है ना? नूनू बाबू सोना राजा मैना की तरह आपको सिखाएंगे बहुआ, है ना? यूं ही रोने नहीं दूंगा जब तक जिंदा हूँ, तुझको कुछ होने नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा है, तो आप लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। Q1 Q2 गुना 1 करेंगे, कितना होगा? तो होगा Q1 गुना Q2 ही होगा। उसके बाद क्या होगा? बटे r²। इस समानुपाती को हटाइए, जब समानुपाती को हटाइएगा के का, जब समानुपाती हटेगा तो के आएगा, क्या आएगा? के। F बराबर होगा K Q1 Q2 बटे r²। तो के का मान क्या होता है? के बराबर क्या होता है? 1/4πε0 लिख सकते हैं। के के जगह पर ये लिख सकते हैं, लिखिए F बराबर लिखिए 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू r²। उसके बाद लिखिए F बराबर 1/4πε0 1/4πε0 को लिख सकते हैं 9 गुना 10⁻9 लिख सकते हैं। जल्दी बोलिए आप लोग, 9 गुना 10⁻9, तो लिखिए 9 गुना 10⁻⁻9 Q1 Q2 इंटू r²। भगवा आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना? ये यहाँ भी आप यहाँ भी छोड़ते, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रूफ हो गया, है ना? तो यही होता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम का परिभाषा, है ना? कूलाम के नियम यही है, परिभाषा आप लिख दीजिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कूलाम के नियम का परिभाषा लिखे तथा इनके व्यंजक लिखे, तो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है? आप लिख भी लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, चलिए छोड़िए, अब कल हम बताएंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहिए